वेलकम बैक दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सही टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हमने तीसरा चैप्टर शुरू कर लिया था। और हमने पिछले वीडियो में 1.1 प्रश्नावली के बाद हमने 3.1 प्रश्नावली के बाद शुरू कर दिया था। और हमने 3.2 में जो हमें चीज़ें पढ़नी है हमने उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। और हमने क्या क्या पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, भाज्य संख्या पढ़ लिया था, अभाज्य संख्या पढ़ लिया था और क्या सम संख्या विषम संख्या ही पढ़ लिया था। और भाज्य संख्या क्या होता है मैं ये भी बता चुका हूँ। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका क्या होता है, जिसका एक एवं एक और वो खुद और वो क्या और भी संख्या क्या होता है उसके गुणनखंडन होते हैं। मतलब अर्थात जैसे देखिए चार क्या है, एक भाज्य संख्या। चार एक भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि क्या है, चार का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है और चार हो सकता है। तो मतलब कहने का क्या मतलब, कोई एक ऐसी संख्या जिसका जो गुणनखंडन हो दो से ज्यादा हो तो वो क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई एक संख्या जिसका गुणनखंडन क्या हो, एक हो और वह खुद ही संख्या हो तो क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे तीन का गुणनखंडन क्या है, एक तो होता ही है, क्योंकि हमें पता है एक क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणनखंडन होता ही है और तीन भी उसका गुणनखंडन है। और एक और तीन के अलावा कोई गुणनखंडन है नहीं, तो क्या है, तीन क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। और सम संख्या क्या होता है, सम संख्या ही बताया था मैंने आपको, ऐसी संख्या जो क्या होती है, दो से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, भाग हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरीके से भाग नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। और कुछ फैक्टर भी हमने पढ़ी थी कि जो दो ऐसी एक अभाज्य संख्या है जो क्या है, केवल दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी दो के अलावा सारी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या ही होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के 3.2 प्रश्नावली। तो क्वेश्चन क्या है, बताइए कि दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, यदि वह दोनों क्या कह रहा है, क्या हमें बताना है कि कोई भी दो संख्या लेना है, ठीक है, और उनका क्या होता है योग, उनको जमा करना है। तो योग करने पे, जमा करने पे क्या हुआ, सम आ रहा है विषम आ रहा है, वो पूछ रहा है। तो कह रहा है कोई भी दो विषम संख्या ले लो, तो ले लेते हैं, कोई भी दो विषम संख्याओं का क्या होगा, वो सम आएगा या नहीं, हम देखते हैं। देखिए कोई भी विषम संख्या जैसे हमने ले लेते हैं हम कैसे ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं हम, ठीक है, 3 और क्या ले लिए, 5 ले लिए। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3 + 5 तो क्या हो गया, 8 हो गया। तो चलिए और दूसरा भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 + 7 ले लेते हैं, तो क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं, 3 + 5 ले लेते हैं, तो क्या हो गया, ये भी 8 हो गया। तो इस बात से हमें क्या पता चल रहा है, हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होता है, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। आप सम संख्या पे आते हैं, कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए, क्या ले लीजिए, देखिए सम संख्या ही लेना है ना हमें, कोई भी दो संख्याओं का योग सम होता है विषम यदि वह हो दोनों। तो अब सम संख्या, दो सम संख्या कोई सा ले लीजिए, देखिए 2 और 4 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 4 और 8 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 14 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 26। तो क्या हमें पता चलता है, हमेशा दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, बताइए कि निम्न कथन में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, मतलब सही गलत हमसे पूछ रहा है। तो देखिए तीन विषम संख्याओं का योग क्या सम होता है, अभी हमने पढ़ा था दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। तो चलिए अब ये भी करके देखिए, तीन विषम संख्या, कोई सी भी तीन विषम संख्या ले लीजिए। देखिए ले लेता हूँ मैं, 1 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, तो क्या हो गया, 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है, 4 और 5 कितना हो गया, 9। तो क्या 9 विषम संख्या है, सम संख्या है, नहीं। इसी तरीके से अगर आपको नहीं लगा तो कोई और सा संख्या भी ले लेते हैं। जैसे देखिए बड़े ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 3 4 4 1 5, ठीक है, और 2 1 3 3 और 1 4। तो क्या ये सम संख्या है, विषम संख्या है, क्या ये सम संख्या है, नहीं। और एक बात और मैं आपको ये बता चुका हूँ, सम संख्या की क्या पता कि अगर कोई बड़ा संख्या दे रखा हो, 4 अंक का या 5 अंक का, तो
तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सम संख्या है नहीं? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सम संख्या को पता लगाने का एक आसान तरीका क्या है कि उसके इकाई का अंक स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो क्या होता है, अगर होगा तो क्या होगा, वो सम संख्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो देखिए 5 आ रहा है सम इकाई के स्थान पे, तो क्या ये सम संख्या है? नहीं। और ये क्या 9 आ रहा है? नहीं। तो क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये वाला जो है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, क्या ये असत्य है? क्या होगा, ये असत्य है। दूसरा, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। चलिए करके देख लेते हैं। देखिए विषम संख्या ले लीजिए कोई सा भी, 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और सम संख्या क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो देखिए 1 3 4 4 4 क्या होगा, 8 होगा। इसी तरीके से और ले लेते हैं, देखिए 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो 5 7 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। तो क्या पता चल रहा है, हाँ हमेशा क्या याद रखिएगा आप, दो विषम संख्याओं का योग और एक सम संख्याओं का योग क्या होता है, हमेशा सम संख्या होता है। तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, अगला क्या है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 कोई सा भी विषम संख्या ले लीजिए, देखिए 1 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ। तो 1 3 3 3 5 15। ठीक है, कोई और सा और ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7 और 9 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, 5। 7 9 63, 63 पंचे कितना होगा, 6 पंचे 30 और 15, 315। 315 क्या 315 होता है? देखिए बड़ा अंक है, मैंने बताया सम संख्या को पहचानने का क्या होता है, क्या होता है मतलब जब इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 2 4 6 8 हो। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, विषम संख्या। तो 0 2 4 6 8 अगर विषम इकाई के स्थान पे ना हो तो क्या होगा, वो विषम संख्या। तो क्या ये विषम संख्या है? हाँ। तो हाँ, तो ये क्या है, ये वाला जो कथन क्या है, ये भी कथन सत्य है। तो क्या हम लिखेंगे, सत्य है। अगला देखते हैं, यदि किसी सम संख्याओं को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या आता है। तो चलिए देखते हैं, कोई सा भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे ले लेता हूं मैं 14 ले लेता हूं। 14 को किससे करना है, 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे तो ठीक है। तो कोई और सा संख्या ले लेते हैं, देखिए 256 ले लेते हैं। देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है। हमें पता है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो क्या होता है, सम संख्या होता है। तो ये सम संख्या है, 2 से भाग दे देते तो कितना आता है, 128 आ रहा है। कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। इसी तरीके से क्या ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं। 300 में क्या ले लेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या एक और ले लेते हैं, तो कितना हो गया, 142 ले लेते हैं। 142 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 71 आ जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या आ रहा है, ये सम संख्या और सम संख्या आ रहा है। तो क्या आप ये समझ रहे क्या हो गया, तो ये वाला जो कथन है क्या है, ये असत्य है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कोई भी सम संख्या हो अगर उसको 2 से भाग दे तो क्या आ सकता है, जो भागफल आएगा क्या होगा, वो सदैव क्या आ सकता है, सम संख्या भी आ सकता है और विषम संख्या भी आ सकता है। तो क्या है, ये जो है ये असत्य है। अब क्या है, देखिए दूसरे का 5वां क्वेश्चन है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। देखिए मैं आपको बताया था अभाज्य संख्या होती क्या है, वह संख्या जिसका गुणनखंडन क्या हो, 1 हो या वह खुद ही संख्या हो, तो क्या होता है, वह अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या तो हमें पता है। और क्या सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है? नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक फैक्ट ये भी बताया था कि सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, क्या है, वो अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा ऐसी कोई सी संख्या नहीं है कि जो सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो क्या सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है? नहीं ना, क्योंकि 2 तो क्या है, सम संख्या है। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब दूसरा अगला क्या है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंडन नहीं होते। अभाज्य संख्या कोई गुणनखंडन नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, अगर कोई सा भी अभाज्य संख्या ले लीजिए तो क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 3 ले लेंगे तो क्या होगा, उसका गुणनखंडन क्या होता है, हमें पता है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडन क्या होता है, एक होता ही है और साथ साथ क्या होता है, वो खुद ही संख्या होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनखंडन क्या होता है, एक होता है और वह खुद संख्या होता है। ठीक है, और एक बात आपको भी ये हमेशा याद रखनी है कि जो एक नंबर होता है वह सब प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणनखंडन होता है, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो। 2 अभाज्य संख्याओं का सदैव सम संख्या होता है। क्या कह रहे हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का सदैव सम संख्या होता है। देखिए कैसे, देखिए 2 कोई सा भी नंबर ले लीजिए, अभाज्य संख्या क्या ले लेंगे, 2 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। क्योंकि 2 के भी कितने गुणनखंडन है, 1 और खुद ही संख्या है। 3 के कितने गुणनखंडन है, 1 और 3 गुणनखंडन। तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। तो क्या समी संख्या आ रहा है, नहीं, विषम संख्या भी आ सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, असत्य है, असत्य है। अब क्या कह रहे हैं, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, क्योंकि अभी पता चला, तो क्या है, ये सत्य है।
क्योंकि केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या, उसके बाद क्या है, सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है, एक्सेप्ट दो को छोड़कर। अब अगला क्या है, सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्या कह रहा है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है? नहीं, ऐसा कहाँ है, भाज्य संख्या क्या है, क्योंकि जैसे आप दो क्या कहते हैं, दो क्या है, एक सम संख्या भी है, ठीक है, दो क्या है, सम संख्या भी है, तो क्या दो भाज्य संख्या है? नहीं, दो क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो के कितने गुणनखंड होते हैं, एक गुणनखंड होता है और वह खुद भी गुणनखंड होता है। तो क्या है, ये वाला जो गलत है ये भी क्या है, असत्य है। अगला क्या दे रखा है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल, दो सम संख्या कोई सा भी ले लेते हैं, दो सम संख्या के 2 और 4 ले लेते हैं, 2 चौके कितना होता है, 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, 12, 12 धन कितना होता है, 120 होते हैं, 64 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, 64 पंचे कितना होता है, 320 होते हैं। तो क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये हमेशा क्या हो रहा है, देखिए 8 आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं दो सम संख्या का गुणनफल सदैव सम होता है? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्य, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में क्या है, दो अंक 1 और 3 है। देखिए 1 और 3 दोनों है, 1 और 3 को पलटने पे भी क्या आ रहा है, 1 और 3, जैसे 1 3 है, 1 3 को पलटा है तो क्या है, 31 बन गया, और 13 और 31 क्या है, भाज्य संख्या ही है। तो 100 तक क्या करें, ऐसी संख्याओं को हमें ढूंढना है, ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको क्या है, पलटने पे भी क्या हो, कोई भी 2 नंबर हमें लेना है, ठीक है, 2 नंबर एटलीस्ट होने चाहिए, उसको पलटने पे भी क्या हो, अलटने पलटने पे क्या हो, अभाज्य संख्या ही बने, ठीक है। और ये देखिए 1 से 100 तक के बीच में कितने, इतने संख्या है, बदले अभाज्य संख्या 25 संख्या अभाज्य बनती है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या लेना है, 2 अंकों की संख्या लेना है, 2 अंकों की संख्या लेना है। तो यहाँ तक तो हमें कोई पंगा ही नहीं है, यहाँ तक तो हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है। तो क्या मैं 11 को ले सकता हूँ? अगर मैं 11 को अलटता हूँ या पलटता हूँ, अगर मैं 11 को क्या करता हूँ, इधर से उधर करता हूँ, तो क्या 11 को पलटूं या कुछ भी करता हूँ, 11 का 11 ही आ जाएगा, तो ये तो मैं लिख ही नहीं सकता। और 13 को जब मैं पलटूंगा तो 13 तो ऑलरेडी गिवन ही है, 31 ही बनेगा, तो ये भी नहीं ले सकते। क्या 17 को जब मैं पलटूंगा तो क्या होगा, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 17 को जब मैं पलटूंगा तो क्या आएगा, देखिए 17 और 17 को पलटूंगा तो कितना होगा, 71, और 71 क्या अभाज्य संख्या है। तो एक तो हमें मिल गया। दूसरा 19 को पलटेंगे तो कितना बनेगा, 91 बनेगा, 19 को पलटेंगे तो 91, और 91 का कितना गुणनखंडन होता है हमें पता है, 1 होता है, और 13 भी होता है, और खुद 91 भी होता है, ठीक है। और हमें पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके क्या होता है, 1 होता है और खुद वही संख्या गुणनखंडन होता है, तो क्या होता है, वो अभाज्य संख्या। तो 19 भी नहीं होगा। 23 को पलटेंगे तो 32 तो ऑलरेडी पता है कि उसके गुणनखंडन काफी है, 2 से वो भाग हो जाएगा टोटली। 29 को पलटेंगे तो कितना बनेगा, 92 क्या हो जाएगा, देखिए 92 को अगर 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 12, 46, और 92 का अगर गुणनखंडन भी करेंगे तो क्या होगा, काफी सारा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या देखिए, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 को तो हमने 13 और 31 आ गया, 37 को पलटेंगे तो कितना आएगा, 73, 37 को पलटेंगे तो कितना आएगा, 73 आएगा। तो देखिए 37 को पलटेंगे तो कितना आएगा, 37 और 73 भी क्या हो गया, एक इसका एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए 37 और 73 क्या है, 37 और 73 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 41 को पलटेंगे तो क्या आएगा, देखिए 41 को पलटेंगे तो क्या होगा, 14 तो 14 के क्या हो गया, गुणनखंडन एक बहुत हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया। 43 को पलटेंगे तो कितना हो गया, 34 क्या हो गया, एक तो भाज्य संख्या क्योंकि उसका गुणनखंडन क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 17 हो गया, खुद 34 भी हो गया। 47 को पलटेंगे तो कितना होगा, 74 के भी गुणनखंडन काफी है। 53 को पलटेंगे तो कितना बनेगा, 35 से गुणनखंडन क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 32 खुद हो गया, ठीक है। अब 59 को पलटेंगे तो कितना होगा, 95, 19 पंचे 95 हो जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 61 को करेंगे तो 16 के भी हो जाएंगे। 67 को पलटेंगे तो कितना होगा, 76 तो होगा, नहीं होगा। 71 ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं। 73 73 भी हमने लिख चुके हैं। अब 79 को पलटेंगे तो कितना होगा, 97 क्या आता है, नहीं, तो क्या होगा, ये वाला 79 और 97, ठीक है। और 83 को पलटेंगे तो 38 होगा, ये भी नहीं होगा। और 89 को पलटेंगे तो कितना होगा, 98, ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यही 3 पेयर बनेंगे इसमें का। चौथा क्वेश्चन क्या है, 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या लिखनी है। तो देखिए भाज्य संख्या में पता है क्या होती है, जिसका गुणनखंडन क्या हो, 2 से, जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंडन उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के गुणनखंडन क्या हो, 1 हो और वह खुद संख्या उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए पहले भाज्य संख्या लिख लेते हैं। भाज्य संख्या में पता है क्या होती है, और एक और बताया था, जो एक संख्या होती है ना तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए भाज्य संख्या कितने से होगी, देखिए 4,
5 भी नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी तो 6, 7 भी नहीं होगी, 8, 9, 10, 12, 14 ना, क्योंकि 13 तो क्या हो गया भाज्य संख्या, उसका गुणनखंड क्या है 1 और 13 खुद ही है। 15, 16, 18, 19 भी नहीं, और ये क्या हो गया 20 से छोटी, तो 20 से छोटी तो 20 से इतने होगा। ठीक है, क्योंकि 20 तो हमें लेनी नहीं है। अब क्या हो गया भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या बताया वह संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो 1 और खुद ही संख्या। देखिए 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। 5वां क्वेश्चन दे रखा है 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या भी जस्ट मैंने बताया वह संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो 1 और वह खुद संख्या उसका अभाज्य संख्या। देखिए तो क्या मैं कहता हूँ 1 से 10 के बीच में गुणनखंड लिख लेते हैं। तो एक तो हमें पता है क्या होता है, ना तो अभाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या। तो क्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और 10 से 1 से 10 के बीच में तो 10 तो 9, 8 भी नहीं होती, 9 भी नहीं तो 10, तो इन सब में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 7। तो हम क्या कहेंगे 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 7 है। छठा क्वेश्चन दे रखा है निम्न को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, जो हमें ये वैल्यू सब गिवन है उसको क्या करना है, दो ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जिसको जोड़ने पे क्या हो ये बन जाए। ठीक है, लेकिन क्या हो वो जो हम अभाज्य संख्या लेंगे क्या हो वो सम संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है दो सम संख्या और क्या है अभाज्य संख्या, और दो के अलावा ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक है, तो दो तो नहीं लेंगे, उसके अलावा सभी संख्या ले लेंगे। दो विषम अभाज्य संख्या, तो 44 कैसे बनेगा, देखिए अभाज्य संख्या लेंगे तो कैसे बनेगा, अगर 11 में कितना जोड़े, 11 में कितना जोड़ेंगे 33, तो 33 क्या बनेगा 44, 11 33 44, लेकिन 33 क्या है भाज्य संख्या है। अब 13 में क्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में जोड़ेंगे तो 31, 13 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये बचेगा इसका 13 में 31, 31 क्या है 13 और 31 क्या बन गया इसका 13 और 31, 13 और 31, 13 प्लस 31, 3 1 4 और 3 1 4। ठीक है, तो क्या बन गया 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो क्या 13 और 31 लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 13, क्योंकि देखिए क्या विषम संख्या भी होना चाहिए, दोनों विषम संख्या भी है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 13 प्लस 31। ठीक है, 13 प्लस 3 1 4 और 3 1 4। ठीक है, 24 को क्या लूंगा मैं, देखिए कि अगर मैं 24 को लूंगा कितना लूँ 9 और 13 लूँ तो कितना बनेगा 9 और 13 बन गया आपका 9 13 7 नहीं 9 और 13 नहीं बनेगा 22 बन जाएगा। नहीं, अब क्या लूँ इसको मैं, अगर लूँ कितना लूँ 5 और 19, हाँ 5 और 19 लूंगा तो कितना क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा, क्योंकि देखिए 5 क्या है हमें पता है क्या है एक अभाज्य संख्या है और 19 क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए 5 और 19 क्या बन गया 24 भी बन गया। तो अब क्या देखते हैं हम, अगला देखते हैं 36 कैसे बनेगा। देखिए अगर मैं 5 और 31 ले लूँ तो क्या बनेगा, 5 और 31 लूंगा तो क्या बन जाएगा एक अभाज्य संख्या बन जाएगा, और क्या वो सम संख्या भी 5 प्लस 31। क्यों, क्योंकि देखिए 5 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, 31 भी क्या है एक अभाज्य संख्या, और दोनों क्या है विषम संख्या भी है। अब अगला क्या लेते हैं 18 कैसे बनेगा, अगर मैं क्या लूँ इसको 11 ले लूँ और 7 ले लूँ, 11 और 7 क्या हो जाएगा 18। तो 11 क्या होता है और 7, 11 और 7 क्या, 11 क्या है एक विषम संख्या भी है और क्या है एक अभाज्य संख्या भी है, और 7 क्या है एक विषम संख्या भी और एक अभाज्य संख्या भी है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए 7वां क्वेश्चन है, और जैसे अभी मैंने आपको छठा क्वेश्चन करवाया था उसमें ये नहीं कि जैसे मैंने 36 को 5 और 31 लिया तो 5, इसके और भी कई आंसर हो सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से भी और आंसर भी उसमें कर सकते हो। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म मतलब पेयर लिखना जिसका अंतर क्या हो 2, और क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो 3 ही लिखना है हमें, कोई सा भी ले लेते हैं 3 ले लेता हूं मैं। जैसे देखिए 7 का एक अभाज्य संख्या है, और क्या लूंगा 5 लूंगा, 5 और 7 ले लेते हैं, 5 और 7। ठीक है, क्योंकि 5 और 7 क्या है अभाज्य संख्या भी है और क्या है इनके दोनों का अंतर भी 2 भी है। ठीक है, 5 और 7 या 7 या 5 भी ले सकते हो आप। इसके अलावा क्या ले लूंगा, देखिए 11 और 13 भी ले लो, 11 और क्या ले लें 13। ठीक है, इसके अलावा और ले लीजिए, इसके आगे वाला 13 के बाद क्या आता है 17 और 19 ले लीजिए। इसके बाद ये नहीं कि आप यही ले, इसके अलावा और भी ले सकते हैं। जैसे देखिए
23 हो गया, 23 और 19 नहीं होगा, 4 का अंतर हो जाएगा। इसके अलावा क्या 29 और 31 भी ले सकते हैं, 29 और 31 भी लेंगे तो क्या है 2 का अंतर हो जाएगा। तो इसका 3 ही पूछ रहा है इसलिए मैंने 3, और इसके अलावा आपके अपने मर्जी से भी क्या कर सकते हैं, इसको और भी आंसर इसका अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है नहीं है और कौन सी नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए अभाज्य संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, वह संख्या जिसका गुणनखंडन क्या हो, एक हो या खुद संख्या हो तो क्या होता है वो अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए इसे गुणनखंडन लिख लेते हैं। देखिए इसका गुणनखंडन क्या होगा, एक, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या का गुणनखंडन क्या होता है, एक होता है। एक के अलावा ऐसा गुणनखंडन होता है 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के में भी नहीं आएगा, 5, 6, 7, तो क्या ये डायरेक्ट किसके टेबल में आएगा 23। तो 23 क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा बी, ये 51 का कितना गुणनखंडन हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 भी नहीं होगा, 3 होगा, 3 एकम 3, हाँ हो जाएगा। कितने टेबल में देखिए 51 को करेंगे 3 से तो कितना जाएगा 17 बार में, कितने डाल में 17, तो 17 भी हो जाएगा इसका, नहीं सॉरी कितने इसका 3 भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 भी नहीं होगा, 5, 6, 7, 8, 17, 3 नहीं 8, 9, 10, 11, 12, 13 भी नहीं होगा, 14, 15, 16, 17 होगा डायरेक्ट। और क्या होगा इसका 51 होगा। तो क्या है ये, क्या यह भाज्य संख्या है, नहीं। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि हमें पता है वह संख्या जिसका गुणनखंडन क्या हो 2 से ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं भाज्य संख्या। तो क्या ये भाज्य संख्या हो गया। अब 37 का गुणनखंडन क्या होता है, 1 और 37 ही होता है, 1 और 37 होता है और इसके अलावा कोई सा नहीं होता है। तो क्या हो गया ये क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है 26 से कितने का गुणनखंडन हो गया, 1 हो गया, 2 भी हो जाएगा, 3 होगा नहीं क्योंकि 3 नंबर 27, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 12, 13 होगा और क्या होगा खुद 26 भी होगा। तो क्या हो गया, मैंने बताया कि दो वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड से ज्यादा क्या होता है भाज्य। तो क्या होगा, ये कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए 9वां क्वेश्चन दे रखा है 100 से छोटी 7 क्रमागत संख्या, मतलब क्रमागत मतलब लगातार ऐसी संख्या लिखी जिनके बीच में क्या हो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। तो क्या कह रहा है कि मतलब 7 हमें क्या होता है एक निरंतर चलने वाली संख्या चाहिए, मतलब एक के बाद एक संख्या हो और क्या हो वो उस संख्या के बीच में क्या हो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो और 7 क्रमागत संख्या हो। देखिए हमने क्या पढ़ा था, देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था कि कितने अभाज्य, 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या आती है, 1 से 100 के अभाज्य संख्या कितना आती है 25 आती है, 25। तो ध्यान हो आपको, तो मैंने जो यहाँ पे लिखवाया था आपको, तो क्या उसमें आपने देखा था 89 क्या था, एक अभाज्य संख्या थी। 89 के बाद कौन कौन सी संख्या आ रही थी, देखिए 89 के बाद कौन सी संख्या आ रही थी, देखिए 90 क्या एक भाज्य संख्या, क्यों इसके देखिए कितने हो गए गुणनखंडन, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, देखिए 1, 2, 3 और इसके अलावा भी कई है, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी एक संख्या जिसके गुणनखंडन क्या हो 2 से अधिक हो तो वो क्या होता है एक भाज्य संख्या। तो 90 भी हो गया, 91 के भी, क्योंकि 13 के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में भी आता है और 91 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में भी आएगा। इसके अलावा भी आ सकता है 92, 2 से भी पूरे डिवाइड होगा। 93 कितने में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आएगा, 93 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, 31 के टेबल में भी आएगा। ओके 94 भी होगा, ठीक है, क्योंकि 94 2 से भी होगा, ठीक है, और 95 भी होगा, 19 पंचे 95, 96 भी होगा, ठीक है, 97 होता है, 2, 4, 5, 6, 7। देखिए हमें 7 ही लिखना, तो ये और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है 91, 90, 91, 92, 93, 94, 95, क्योंकि ये देखिए ये क्या है एक भाज्य संख्या भी है और उनके बीच में क्या है कोई अभाज्य संख्या भी नहीं आई है। देखिए 10वां क्वेश्चन दे रखा है निम्न संख्याओं को प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था कि कोई भी हमें यहाँ पे नंबर दे रखा था और हमें क्या करना था 2 अभाज्य संख्याओं को ऐसा लिखना था कि उसको योग क्या हो जाना चाहिए, यही आना चाहिए। तो इसमें क्या करना है 3 अभाज्य संख्या लेना है और उसका योग कितना आ जाना चाहिए, ये सब जो संख्या है वो आना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्या करें 2 से स्टार्ट करें, 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा 19, 2 में 19 जोड़ेगा तो 21 हो जाएगा, लेकिन क्या 19, 2, 19 और फिर क्या कौन सा नंबर जोड़ेंगे, 2 में 19 जोड़ेंगे, क्या 0 तो हम जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि 0 पे तो होता ही नहीं है, और क्या हो गया 1 तो होता ही नहीं है तो नहीं लेंगे, तो 2 और 19 तो ले ही नहीं सकते हैं। 2 और 19 का क्या आता है 3 के बाद कितना आता है 3 18 कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं हो सकता। देखिए तो अगर 5 लेते हैं 5, 7, 12, 5, 7, 12, 12 और 9 21, नहीं ये भी नहीं बनेगा। तो क्या लें 13 ले लेते हैं, 13, 5, 18, 18 और 2 20, ये भी नहीं बनेगा। हाँ देखिए क्या ले लेते हैं इसमें, देखिए 13, 5, 18 और 3 21,
3, 5, 18 और 13, 21। देखिए ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्योंकि 13, 5, 18, 18, 3, 21। अब अगला ले लेते हैं। अगला क्या ले लेते हैं, देखिए क्या मैं 29 ले सकता हूँ, 29 ले लेता हूँ। 29 के बाद क्या ले सकता हूँ, 29 के बाद ले लिया मैंने आपका 23। 29 और 23 कितना हो गया आपका 46। 46 और 6 52, और एक तो नहीं ले सकता, तो नहीं ले सकता मैं। 29 के बाद क्या ले लूँ मैं इसमें, देखिए अगला क्या है 53। तो क्या मैं इसको 13 ले लेता हूँ, 13, 17 ले लेता हूँ। 13 और 17 कितना हो जाएगा, देखिए 13 और 17 कितना हो जाएगा, 13, 17, 13, 17 कितना हो जाएगा 30। 30 और कितना चाहिए 53 चाहिए, और क्या 23 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 53। हाँ तो ले लेते हैं, इसमें क्या ले लेंगे 13, 17 और 23। अगला लेके चलते हैं। अगला लेंगे तो क्या होगा 31 है। तो देखिए इसमें ले लेता हूं मैं 7, 5, 12, 12, 12 और 19। हाँ 7, 5, 12, 7, 5, 12, 12 और 19 कितना हो जाएगा, देखिए 19, 5, 24, 24 और 7 31। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है 61। 61 कैसे आएगा, देखिए 29 और 23, 29, 23, 29, 23 कितना हुआ आपका, हो गया 52। 29 और 23 कितना हो गया 52। 52 और 9, नहीं होगा, नहीं होगा ये। तो कितना ले लेंगे 31। 31 ले लेते हैं, 31 और 29। 31 और 29 कितना होगा, 31 और 29 हो गया आपका 60, और एक तो ले ही नहीं सकते, तो ये भी ले सकता है। तो क्या ले सकते हैं हम इसमें 31, देखिए तो इसमें क्या ले सकते हैं हम 41 लेके देख 43, 7, 50, 43, 7, 50, 50 और 11 ले लेते हैं। अभाज्य संख्या 43, 7, 50, 50 और 11 61, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। 11वां क्वेश्चन दे रखा है 20 से छोटी अभाज्य संख्या के 5 युग्म लिखने, मतलब 5 पेड़ लिखने जिनका योग जो होगा 5 से भाज्य होगा। ठीक है, और कितना लिखना है 5, वो भी लिखना है हमें। ठीक है, सॉरी देखिए तो क्या मैं पहला 2 और 3 ले सकता हूँ, क्योंकि 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या हो गया यहाँ पे, एक अभाज्य संख्या में इनका योग क्या होगा 5 से, 2, 3, 5, 5 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे करें तो कितना हो जाएगा 5/5 कितना हो जाएगा, शेष पर 0। ठीक है, अगला क्या ले लेते हैं हम, अगला क्या ले सकते हैं 3 और 7 ले सकते हैं। 3 और 7 क्या होगा 10 होगा। 10 को अगर मैं किससे भाग दूंगा 5 से, तो पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ले सकता हूँ मैं 13 और 2 ले सकता हूँ। 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। 15 को मैं 5 से भाग दूँ तो क्या पूरी तरीके से भाग जाएगा 3 बच जाएगा। और 17 और 3 भी ले सकता हूँ मैं। 17 और 3 कितना हो गया 20। 20 को 5 से भाग दूंगा तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या मैं ले सकता हूँ 7 और 3 भी ले लिया मैंने, और 10 भी नहीं ले सकता हूँ मैं। और क्या ले सकता हूँ इसमें से, देखिए तो ये तो 3 तो आ गया। देखिए अगर ये शायद ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए 7, 17, 3 20, और 20 से छोटी अभाज्य संख्या लिखनी है। 20 से छोटी संख्या हो तो 20 से छोटी, तो ये क्या 20 के बराबर आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता है इसमें। तो अब देखिए अगर एक तो होगा नहीं, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 मैंने ले लिया है। 2 और 3 का क्या आता है उसके बाद 5 आता है। 5 और क्या ले सकते हैं 5 के बाद क्या लेंगे 7। 5, 7, 12, 12 भी नहीं होगा। ठीक है, और 7 और 7 के बाद कितना होता है 11। 7 और 11 कितना होता है 18। 18 भी नहीं हो सकता है, 18 के 5 से भाग नहीं होगा। 13 और क्या हो जाएगा 7। 13, 7, 20 हो गया, मैंने ले लिया है। 13 और 2, 15। 13, 2, 15, 13 और 7, 20। देखिए हाँ 17, 3, 20 ले लें तो क्या हो गया 13 और क्या ले सकते हैं हम 13 और 7 भी ले सकते हैं। 13 और 7 भी ले लेते हैं, क्या ले लेंगे 13 और 7, तो कितना आ गया 20। 20/5 तो कितना आ गया 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए 12वां क्वेश्चन है निम्न में रिक्त स्थान भरना है हमें। तो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, मैंने अभी बताया वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, मतलब वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, मतलब क्या कहने का मतलब एक तो हमें पता है एक तो सभी संख्या का गुणनखंड हो, और एक वो वही खुद संख्या हो। तो क्या कह रहा है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो हम शुरू में अभी पढ़े थे, बेसिक चीज में पिछले वीडियो में पढ़े थे। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या होता है भाज्य संख्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है अभी। ठीक है, एक ना तो क्या है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभी वो आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बता दी और इस वीडियो में भी बताया। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है।
ना, क्योंकि 2 के कितने गुणनखंडन है, 1 और 2, तो वही तो कह रहे हैं वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंडन हो क्या अभाज्य संख्या, तो क्या 2 भी अभाज्य गुणनखंड होंगे और छोटी भी है सबसे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, देखिए एक तो हो ही नहीं सकती, 2 तो अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है भाज्य संख्या, तो क्या होगी 4। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का यही आंसर है। इस तरीके से हमारा प्रश्नावली यहीं पे खत्म होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।